हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें डिस्कस करना है 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 12 अप्रैल को हम कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज वही दिन है जब 12 अप्रैल को 1961 में फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गई थी, जिसमें यूरी गैगरिन थे। उस समय सोवियत यूनियन और आज का रशिया, तो सोवियत यूनियन के सिटीजन थे यूरी गैगरिन, जिन्होंने पहली बार अर्थ के ऑर्बिट में या फिर स्पेस में गए हुए थे। ये घटना कब की है? 12 अप्रैल की है 1961 में। इसलिए हम 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 अप्रैल 2011 में डिक्लेयर किया था कि हर साल हम 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, रीजन क्लियर है, क्योंकि पहली बार कोई ह्यूमन स्पेस में गया हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखते हैं कि 4 अक्टूबर 1957 में पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, ये आउटर स्पेस में भेजा गया था। तो यहाँ से मतलब 1957 से पूरे वर्ल्ड में स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत होती है, जब पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा जाता है, जिसका नाम होता है स्पुतनिक 1। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और पर्सन का नाम, जिनका नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये पहली वीमेन है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में गई थी। कब? 1963 में, मतलब यूरी गैगरिन के जाने के 2 साल बाद 1963 में पहली महिला भी स्पेस में गई हुई थी। इसके अलावा 1969 की बात करते हैं। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले पर्सन है जो कि मून की सरफेस पे गए थे। तो हमने देख लिया आउटर स्पेस में कौन गया, पहला सैटेलाइट कब भेजा गया, और चंद्रमा की सरफेस पे कौन से पर्सन गए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 12 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। इसके बाद हमने जो रशिया से मिसाइल परचेस की है उस पर डिस्कशन करना है हमको। नासा यहाँ पर एक नया टाइम स्टैंडर्ड या लूनर सरफेस पे एक अपना नया टाइम स्टैंडर्ड बनाना चाहता है, उस पर हमें डिस्कशन करना है। और रिवीजन क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ पीडीएफ के बारे में। डेली सुबह 8 बजे 8 AM पर हमारा करंट अफेयर्स होता है, जो आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, यूजफुल है। आप इसे पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। एंड पीडीएफ, सो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा मार्च मंथ का मंथली कंपाइलेशन तो चल ही रहा है, आई होप आप वो वीडियो देख रहे होंगे। और हाँ, एसएससी CGL 2022 और 2023 के सभी शिफ्टों में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब मैंने कल से स्टार्ट किया है एसएससी जेई 2022 के सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के, उनको वहां पर कवर कराया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी के टॉपिक्स क्या होते हैं, किन टॉपिक से वो ज्यादातर क्वेश्चन को पूछता है। और सबसे खास बात पता है क्या एसएससी की? चाहे एमटीएस दे रहे हो, CHSL दे रहे हो, एसएससी का कोई भी पेपर दे लो, सब में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप PYQs लगाते हैं ना, तो इससे आपका एक बहुत अच्छा डेटाबेस रेडी हो जाता है, और क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो एटलीस्ट आपको उनके आंसर याद होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पर्सन न्यूज में है, जिनका नाम है जगजीत पवादिया, और इन्हें 3rd टर्म के लिए 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में। इंडिया की है जगजीत पवादिया। ठीक है, was re-elected for the 3rd term for the 5 year from March 2025 to 2030 to the International Narcotics Control Board। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 1968 में हुआ था, और एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। बेसिकली ये बॉडी क्या करती है? मॉनिटर करती है और इम्प्लीमेंट करती है ड्रग कंट्रोल करने के लिए। इसमें आपको टोटल 13 मेंबर देखने को मिलेंगे। 13 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 3 मेंबर मेडिकल फील्ड या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको नॉमिनेट करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बचे हुए जो 10 मेंबर होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट किए जाते हैं। 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है जॉर्ज लुकास, टू रिसीव ऑनरी पाल्म डियोर एट 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं, और जब कांस फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी होगी 25 मई को, तब उस दिन यहाँ पर जॉर्ज लुकास को पाल्म डियोर अवार्ड दिया जाएगा।
पाल्म डियोर अवार्ड हाईएस्ट प्राइज होता है कांस फिल्म फेस्टिवल में, और इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल का 77वां एडिशन होगा। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी, मतलब जो पाल्म डियोर अवार्ड दिया जा रहा है इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। स्टार वॉर्स के डायरेक्टर है बेसिकली जॉर्ज लुकास, जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि 4 डिकेड के बाद, लगभग 40 सालों के बाद आप कह सकते हैं, ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया की फीचर फिल्म है जो डेब्यू कर रही है, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू compete फॉर पाल्म डियोर अवार्ड आफ्टर नियरली 4 डिकेड्स। क्लियर। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, नाम है सिद्धार्थ राजशेखर। ऑथर्ड बुक आई कैन कोच रिलीज्ड। तो यहाँ पर डिजिटल कोचिंग लीडर है सिद्धार्थ राजशेखर, और इनके जो बुक है नाम है आई कैन कोच। इस बुक का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 लॉन्च हो रहा है। अब कौन है ये राजशेखर? तो सिद्धार्थ राजशेखर फाउंडर है इंटरनेट लाइफस्टाइल हब के, और ये डिजिटल मतलब इंडिया की डिजिटल कोचिंग डोमेन के लीड कर रहे हैं सिंस 2018। इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट, मतलब बहुत सारे लोगों को ट्रेन और कोच करने का काम किया है, मेंटोर करने का काम किया हुआ है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। एक और छोटा सा अवार्ड है, डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल विंस बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024। तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल रिसर्च फर्म है हमारी कंट्री की, और उसे बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024 दिया जा रहा है। कहाँ पर? एनुअल मीटिंग ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। बेसिकली उन्होंने इस तरीके के सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसका नाम है रिवाइटल विजन, जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये कुछ पर्सन थे जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना था। अब बात करते हैं हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि रिसेंटली रिलीज की गई है। ठीक है, 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको यहाँ पर रैंक किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 69 इंडियन यूनिवर्सिटी इंक्लूड हुई हैं। कितनी इंडियन यूनिवर्सिटी है? याद रखेंगे 69। 69 इस साल यूनिवर्सिटी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं इस लिस्ट में, और टोटल एंट्रीज कितनी है? टोटल एंट्रीज है 424 इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो 69 इंडियन यूनिवर्सिटी मेड इट टू द रैंकिंग विद 424 एंट्रीज इन द 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। अभी एंट्री कैसे डिफाइन करते हो? मान लेते हैं आपकी एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है IIT बॉम्बे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, IIT बॉम्बे ने इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई किया, IIT बॉम्बे ने मान लेते हैं PhD के लिए भी अप्लाई किया, इसने मान लेते हैं आपका MBA के लिए भी अप्लाई किया। तो IIT बॉम्बे की कितनी 3 एंट्रीज हो गई, तो उस आधार पे एंट्रीज डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, इसमें 19.4% की ग्रोथ है। आप देखेंगे लास्ट ईयर की जो QS रैंकिंग थी उसमें इंडिया की टोटल एंट्री 355 थी, और इस साल आपकी एंट्री 424 एंट्री है, विच इज 19.4% हाई। अब एशियन रीजन में बात करते हैं, तो एशियन रीजन में इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है। इंडिया में टोटल 69 यूनिवर्सिटी को फीचर किया गया है, और एशिया में दूसरे नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना, क्योंकि यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चाइना की 101 यूनिवर्सिटी शामिल है। तो एशिया में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा 69 एंट्रीज के साथ। अब पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है MIT। MIT पहली बार नहीं, लगातार 12 सालों से 12 ईयर से लगातार टॉप पर चल रही है, जिसका नाम है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं पूरे वर्ल्ड की। अभी हमें बात करनी इंडिया के बारे में। अभी जो QS रैंकिंग पब्लिश की गई है इसमें 55 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं और 5 ब्रॉडर सब्जेक्ट एरिया कवर किए गए हैं। अब हमारे देश में जो टॉप पर चल रही है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट में टॉप पर है। डेवलपमेंट स्टडीज में इसकी रैंकिंग कितनी है? 20th पोजीशन पे। आप देखेंगे डेवलपमेंट स्टडीज में 20th पोजीशन पे JNU है। इसके अलावा आप IIM अहमदाबाद देखेंगे, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज के लिए इसकी रैंकिंग 22वें नंबर पे है। इंजीनियरिंग में आप देख पाएंगे कि 25वें नंबर पे है IIT बॉम्बे 25th पोजीशन पे। वहीं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए आप देख पाएंगे IIT मद्रास 29th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट वाइज बेसिकली डेटा है, जैसा कि मैंने कहा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एंट्रीज होती हैं।
ठीक है, तो JNU टॉप पर चल रही है हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड कैलकाटा, ये सब टॉप 50 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया में रिसर्च में भी प्रोग्रेस हुई है, रिसर्च वर्क भी हुए हैं और बहुत सारे पेपर को भी पब्लिश किया गया है। इसमें बोला गया है कि 20% इम्प्रूवमेंट हुआ है रिसर्च पेपर में और 16% ग्रोथ हुई है इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में। ठीक है, अगर बोला जाए इंडिया का वॉल्यूम क्या है, तो इंडिया अभी चौथे नंबर पे है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रेश रिसर्च का, जनरेटिंग 1.3 मिलियन एकेडमिक पेपर इन दिस पीरियड। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, इंडिया होल्ड द 4th पोजीशन इन द टोटल नंबर ऑफ रैंक्ड एंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग चौथे नंबर पे है एंट्रीज के मामले में। डन। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज इंटरलिंक टू आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब देखिएगा मामला क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था और वो केस का टाइटल है MK रंजीत सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। यहाँ पर बात हो रही थी जो हमारे देश में क्रिटिकली इंडेंजर्ड 2 बर्ड्स की स्पीसीज हैं, एक है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा है आपका लेसर फ्लोरिकन। इनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला बैठा हुआ था और ये दोनों की दोनों स्पीसीज जो है वो शेड्यूल 1 में आती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तो इसी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया और उन्होंने कहा कि क्लाइमेट राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है कि हमें एक स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है। तो ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ लैंडमार्क रूलिंग हैज डिक्लेयर्ड द राइट against the adverse effect of climate change as a distinct fundamental right recognized by the Article 14 right to equality and Article 21 right to life in the Constitution। ये बात यहाँ पर कही गई है। World most powerful MRI scan फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड का यहाँ पर सबसे पावरफुल MRI स्कैनर है जिसने ह्यूमन ब्रेन की पहली इमेज ली है। और इसकी जो इमेजेस की क्वालिटी है, जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में MRI स्कैन होता है उसके कंपैरिजन में इमेज की क्वालिटी 10 टाइम्स बेटर है। तो इससे जो भी डिफेक्ट है या कोई डिसीज है ब्रेन में, अल्जाइमर, पार्किंसन डिसीज का पता लगाया जा सकता है यूजिंग दिस MRI स्कैनर। तो फ्रेंच रिसर्चर्स यूज अ पावरफुल MRI मशीन टू क्रिएट डिटेल ब्रेन स्कैन ऑफ अबाउट 20 पीपल्स। The image are nearly 10 times more detailed than the hospital MRI scan. The high-resolution image could provide insight into disease like Alzheimer and Parkinson disease. ठीक है, ये बात जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। रिसर्चर्स एट फ्रांस एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिन्होंने इस MRI मशीन को तैयार किया है, पहली बार इन्होंने पंपकिन पे इस मशीन का इस्तेमाल किया था 2021 में। फिर बाद में इनको परमिशन मिल गई और ह्यूमन बॉडी पे इस मशीन का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। अब यहाँ पर जो MRI स्कैनर होता है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जाता है बाय द स्कैनर, और यहाँ पर लगभग जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा रही है वो 11.7 टेस्ला की है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला होती है। टेस्ला में हम इसको मेजर करते हैं क्योंकि निकोलस टेस्ला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से MRI मशीन होती है। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर है। एक मेडिकल डिवाइस है जिसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है और रेडियो वेव प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट का प्रॉपर इमेज, स्पेशली जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जैसे कि ब्रेन है, मसल्स है, ऑर्गन्स है, उनकी इमेज हमको क्रिएट करके देती है जिससे कोई भी डिफेक्ट है तो हम पता लगा सकें। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स लॉन्च एट IIT मद्रास। देखिएगा, अभी IIT मद्रास में 5G की वर्कशॉप हुई थी, तो उस 5G की वर्कशॉप में इंडियन गवर्नमेंट ने वर्चुअली लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स। मतलब 100 5G जो लैब्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस ले सकती हैं और 5G के एरिया में रिसर्च कर सकती हैं। 5G का इस्तेमाल किस तरीके से हम एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हैं, क्या एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो प्रॉपर टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर लाइसेंस देने की बात की है। जब से यहाँ पर इस 5G सर्विस की शुरू करने की बात हुई है ना, तब से लगभग 1500 ऐसे एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस को
डिपार्टमेंट बांट चुका है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज ग्रांटेड अराउंड 1500 एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस फॉर 5G लैब्स सिंस द लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम। और प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो प्रोग्राम जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे सरल संचार पोर्टल के माध्यम से कई सारी लैब को इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस बांटे जा चुके हैं, जिससे वो ट्रायल कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं 5G को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया रिसीव फ्रेश बैच ऑफ IGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया एंड इट टू बी डिप्लॉयड एट LAC। इंडिया को यहाँ पर 100 ये पोर्टेबल, आप देख रहे हैं पोर्टेबल है, हाथ में इनको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल से बेसिकली। तो इंडियन आर्मी गेट 100 पोर्टेबल IGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम, और जिनको चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। और ये पहला बैच हमें रिसीव हुआ है रशिया से। IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया हमें रिसीव हुआ है। और ये बहुत शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी रखती है। लगभग इनको हाई एल्टीट्यूड एरिया में, हाई माउंटेन एरिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इनकी रेंज देखेंगे तो फायरिंग रेंज अप्रोक्सीमेटली 500 से 6000 मीटर की देखने को मिलेगी। और ये 10 से लेकर 3500 मीटर एल्टीट्यूड को टारगेट कर सकता है। इसकी अगर स्पीड देखते हैं तो लगभग 400 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसके अलावा जो हमने प्रोक्योरमेंट किया है IGLA-S मिसाइल का, ये हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो IGLA-1M मिसाइल्स हैं या 1M सिस्टम है उनको रिप्लेस करने का काम करेंगी। इसके अलावा द प्रोक्योरमेंट इंक्लूड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया, और अब इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट। तो यहाँ पर रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है हरदीप सिंह पुरी, और उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया की पहली स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट एट गेल। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बिजाईपुर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में इंडिया की पहली स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट को सेटअप किया गया है। क्योंकि हमारा टारगेट है हम जितनी भी एनर्जी यूज करते हैं लगभग 15% हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें बाय द 2030, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। अब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होती है, जिसको हम LNG कहते हैं, हमारे गैस सिलेंडर्स में भरी होती है। तो LNG एक नेचुरल गैस है, बेसिकली इसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिससे इसको स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाए। इसमें गैसेस को हम -162 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल गैसेस होती हैं उनका प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन, जिसमें आपको 70 to 90% मीथेन गैस मतलब CH4 देखने को मिलती है। क्लियर? अभी प्रेजेंटली जो नेचुरल गैस का शेयर है वो 6.7 है। करना कितना है? 15% करना है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। अगर हम टॉप नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो वो USA है, रशिया है, देन ईरान है। अब बात हो रही है स्मॉल स्केल LNG के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बड़े बड़े पाइपलाइंस की जरूरत नहीं है। पाइपलाइंस के जरिए अभी हम गैस को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम एक तरीके के वेसल्स से या ट्रक से इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इन्वॉल्व लिक्विफाइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन नेचुरल गैस ऑन स्मॉल स्केल, केटरिंग टू एरिया विदाउट पाइपलाइन कनेक्शन, यूजिंग द स्पेशलाइज्ड ट्रक्स एंड वेसल्स की मदद से हम LNG को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक स्मॉल यूनिट है बेसिकली ये, ठीक है। आप लोगों ने आयरन डोम टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। इजराइल आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और फिलहाल इजराइल ने सी डोम जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। आइए हम देख लेते हैं। इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम डिप्लॉयड इट्स शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है सी डोम। मतलब शिप पे ये माउंट होता है और शिप में चारों तरफ सर्कुलर मूवमेंट करता है, रेडार होता है, और आप कोई भी मिसाइल इस पे आती तो उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जिस तरीके से आयरन डोम काम कर रहा था, पूरे इजराइल को एक तरीके से कवरेज देता है, वैसे सी डोम जो होता है वो शिप को कवरेज देता है, ठीक है। तो पहली बार इजराइल ने इस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। सी डोम एक नेवल वर्जन है इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, ठीक है, जो आसानी से रॉकेट और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम को एक्टिवेट 2011 में किया था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सी डोम के बारे में, तो सी डोम को पहली बार अनवील किया था 2014 में और ऑपरेशन में आया था ये 2022 में। इसकी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी आयरन डोम के, लेकिन सी डोम को हम जनरली शिप्स में डिप्लॉय करने का काम करते हैं। अब आयरन डोम में अपना खुद का एक डेडिकेटेड रडार होता है, लेकिन सी डोम में जो शिप्स होती हैं, शिप के रडार का इस्तेमाल सी डोम करता है,
क्लियर है? सी डोम इंश्योर फुल सर्कुलर वेसल प्रोटेक्शन एंड हाई किल प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न थ्रेट, मरीटाइम एंड कोस्टल। ये होता है आपका सी डोम। नेक्स्ट है नासा इज क्रिएटिंग अ लूनर टाइम स्टैंडर्ड बाय 2026। अब नासा यहाँ पे लूनर टाइम स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा बाय द 2026। जैसे कि अब पूरे वर्ल्ड में या अर्थ पे हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT लाइन से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा और अर्थ में काफ़ी अंतर है। चंद्रमा की जो स्पीड है अपने एक्सिस पे घूमने की या ऑर्बिट पे चक्कर लगाने की, वो बहुत स्लो है एज कंपैरिजन टू अर्थ, क्योंकि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत कम होता है। जैसे कि अगर बात करें अर्थ में एक दिन बराबर होता है 24 आवर्स के, 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, लेकिन चंद्रमा पे ऐसा नहीं होता। चंद्रमा में एक दिन अर्थ के 29.5 डेज के बराबर है। तो उसके आधार पे अगर हमें लूनर सरफेस पे कोई रिसर्च करना है, एक्यूरेट टाइम की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे इंटरनेशनल मिशन है जो कि लूनर बेस्ड हैं, तो उनके लिए हमें एक्यूरेट टाइम की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप, व्हाइट हाउस मतलब USA के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नासा को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप लूनर टाइम स्टैंडर्ड को तैयार करो, मतलब जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम LTC बाय द एंड ऑफ 2026, जिससे जो इंटरनेशनल बॉडीज एंड प्राइवेट कंपनीज हैं जो लूनर सरफेस में ऑपरेट होती हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो, उनको मिशन के लिए एक्यूरेट समय मिल सके। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और इसके अलावा हम इसको सिंक भी करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट बेस और अर्थ के साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, द मून हैज इट्स ओन डे एंड नाइट साइकिल विच लास्ट अबाउट 29.5 अर्थ डे। तो यहाँ पर हमें इसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। फिलहाल हम जो मून में टाइम को मेजर करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, लेकिन ये उतनी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम, एक नया टाइम स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ठीक, कुछ दिन पहले मैंने इसरो के एक प्रोग्राम के बारे में बताया था विच इज स्टार्ट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इसरो का है, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है फाइनल ईयर में साइंस टेक या फिर फिजिक्स की फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्ट प्रोग्राम होता है एज वी डिस्कस। अब यहाँ पर जिसकी थीम क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम है, बट यहाँ पर आप देखेंगे GUJCOST मतलब क्या हो गया, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे डेजिग्नेट किया है एज अ नोडल सेंटर। मतलब ये जो स्टार्ट प्रोग्राम है, इसके जो भी पर्सन है जो एनरोल कर रहे हैं, उनको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए नोडल सेंटर क्या हो गया, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नोडल सेंटर बनाया गया है स्टार्ट मिशन के लिए, या जो स्टार्ट प्रोग्राम है इसरो का उसके लिए। तो अंडर द स्टार्ट प्रोग्राम it will conduct the live classes, acting as the central hub for the knowledge dissemination, and the 4 regional science center Rajkot, Patan, Bhavnagar and Bhuj will also be contribute to facilitate the program. तो ये जब आप स्टार्ट प्रोग्राम जहाँ पे आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें इस बात को ऐड कर लीजिए। अभी रिसेंटली ही नोडल सेंटर को अनाउंस किया गया है। आज की लास्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कोलैबोरेशन। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने जॉइंटली यहाँ पर प्रमोट करने की बात की है स्टार्टअप कोलैबोरेशन ऑन रिसाइकलिंग ऑफ ई व्हीकल्स बैटरी अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ये अनाउंस किया गया था अप्रैल 2022 में कि दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया एक दूसरे को क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे, इनोवेशन में सहयोग करेंगे। उसी का रिजल्ट है कि दोनों अब यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ ई व्हीकल बैटरीज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों के एंड से मतलब 6 स्टार्टअप्स पिच करेंगे इंडिया की तरफ से, 6 स्टार्टअप पिच करेंगे यूरोपियन यूनियन की तरफ से। ठीक है, उसके बाद टोटल 6 स्टार्टअप को 3 फ्रॉम इंडिया और 3 फ्रॉम यूरोपियन यूनियन उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको तैयार किया जाएगा जिससे वो यहाँ पे क्लीन एनर्जी या क्लीन टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट की है फॉर 24-25 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.7%। पहले इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत की जीडीपी 6.7% रहेगी, वापस से डेटा को रिवाइज कर दिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अब कहना है कि भारत की जीडीपी 2024-25 में 7% रहेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि 25-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% एस्टिमेट की गई है।
नेक्स्ट है सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, रिसेंटली न्यूज में था, इसे किसने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल ने। अभी हमने 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या है? तो आंसर हो जाएगा वन हेल्थ वन फैमिली, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशिया क्रूड ऑयल? तो पहले इंडिया सबसे ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था, लेकिन रशिया को इंडिया को ओवरटेक किसने कर दिया है? चाइना ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीटर हिग्स हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर विच रिसर्च? तो कल इनके बारे में हमने बात की थी। इनको 2013 में फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने गॉड पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। रिसेंटली सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी टीम के कोच किसे बनाया गया है? तो हमने देखा था इसके बारे में भी कल। आंसर हो जाएगा हरिंदर सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ल्यूपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक ज्वाइंट मिशन है किन दो स्पेस एजेंसी का? यहाँ पर कुछ स्पेस एजेंसी आपको बताना है ये किस स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है। ठीक है, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।